हेलो स्टूडेंट्स, फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग नवोदय विद्यालय ईयर 2020 जनरल साइंस का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लैक्टोबैसिलस इज एन। ठीक है, लैक्टोबैसिलस आपसे पूछा गया है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताया गया है, टाइप बताया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ और फंगस। तो देखिए, जो लैक्टोबैसिलस है बहुत ही फेमस बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके पास में बैक्टीरिया। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। सबसे पहले तो लैक्टोबैसिलस एक गुड बैक्टीरिया है जो कि यूज़ होता है सेटलिंग ऑफ कर्ड। बेसिकली जब दूध से दही बनता है तो उसके अंदर जो रेस्पॉन्सिबल रहता है वो क्या रहता है आपके पास में, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, उसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर भी लैक्टोबैसिलस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो दिस इज in some way microorganisms are harmful for us, and in some way they are very friendly, they are beneficial for us, and lactobacillus basically is a friendly bacteria for us. नेक्स्ट क्वेश्चन के आपसे पूछा गया है, आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम और आपको पूछा गया है सोइंग। सोइंग का प्रोसेस जो होता है, इसका मतलब होता है बीज बोना। ठीक है, जब भी कोई फसल उगाई जाती है तो उसके अंदर स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले आपका लैंड को उस क्रॉप के लिए तैयार करना, उसके बाद बीज को सेलेक्ट करना, देन बीज को बोना, देन आपका उस क्रॉप का ध्यान रखना। तो उसके अंदर आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होता है सोइंग के अंदर। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है आपके पास में सीड ड्रिल, जिसको क्या करेंगे हम लोग सोइंग के अंदर यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी देखो जो ऑप्शंस हैं आपके पास में, सिकल। ठीक है, तो सिकल जो है मेनली यूज़ होता है आपके पास में हार्वेस्टिंग, यानी कि जब फसल की कटाई की जाती है तो उसके अंदर सिकल की हेल्प से आपके पास में फसल को काटा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास में हो। ठीक है, तो ये इसको हिंदी में कुदाली कहा जाता है और इसका मेनली काम क्या रहता है, जो वीड्स होती हैं प्लांट्स के साथ में, वीड्स यानी कि जो अननेसेसरी कुछ फसलें होती है वो भी उग जाती है अपनी फसल के साथ में, तो उसको रिमूवल करने का काम किया जाता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्लियर करता है सॉइल को। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हो। नेक्स्ट है आपके पास में स्प्रिंकलर यानी कि फंवारा। ठीक है, तो ये मेनली आपके पास में किस में यूज़ आता है, इरिगेशन के लिए, सिंचाई करने के लिए आपका फवारा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास में ह्यूमन डिजीज़। देखिए, ह्यूमन डिजीज़ जो टॉपिक है, यानी कि हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन डिजीज़ जो है एक दूसरे से रिलेवेंट है कुछ तरीके से। तो देखिए, अब इसमें पूछा गया आपके पास में इन्फ्लुएंजा। जो इन्फ्लुएंजा डिजीज़ होती है वो ह्यूमन बीइंग में किसकी वजह से होती है, तो अगेन कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है और इसका करेक्ट आंसर है आपके पास में बी, दैट इज़ वायरस। ठीक है, तो देखिए, अब आपके लिए एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टिप कि आप एक इस तरीके से एक टेबल बना सकते हैं और उसके बाद टेबल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक साइड लिखेंगे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम, कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और कौन सी उसकी वजह से डिजीज़ हो रही। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वायरस की, ठीक है, तो वायरस से आपको क्या क्या हो सकता है, आपको इन्फ्लुएंजा हो सकता है, कुछ एग्जांपल्स हैं ये, और भी हो सकते हैं, आपको कोविड, ठीक है, कोविड हो गया, एड्स हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है,
उसके बाद में बैक्टीरिया से रिलेटेड लिखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन उससे रिलेटेड कुछ डिजीज़ के नेम लिखते हैं। इस तरीके से अगर हम टेबल बना के याद रखते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन डिजीज से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देन अगेन देखिए फिर से डिजीज़ के बारे में, बट इस बार क्या है, वैक्सीन के बारे में। ठीक है, तो वैक्सीन बेसिकली क्या होता है, किसी भी कोई डिजीज़ से प्रोटेक्शन के लिए एक वैक्सीन लगती है हमारी बॉडी के अंदर, जो क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ फॉर्म करती है। तो आपसे पूछा गया है कि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है उसको किसने डिस्कवर किया था। तो देखिए जो एडवर्ड जेनर हैं वो हैं स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के डिस्कवरर। उसके अलावा भी जो ऑप्शन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ योर लुइस पास्चर, वेरी फेमस। ठीक है, तो देखिए लुइस पास्चर ने क्या किया था, सबसे पहले एक प्रोसेस होता है पास्चराइजेशन, इन्हीं के नाम पे इस प्रोसेस का नाम रखा गया। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, मिल्क को हाई टेम्परेचर के अंदर बॉईल किया जाता है ताकि उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना करें। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इन्होंने फर्मेंटेशन क्या होता है, बेसिकली शुगर से अल्कोहल बनने का जो प्रोसेस है उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। उसकी भी डिस्कवरी लुइस पास्चर ने की थी। उसके अलावा आपके पास में है वैक्सीन बनाई थी इन्होंने, हेल्प की थी वैक्सीन में रेबीज़ और एंथ्रेक्स डिजीज़ की। रेबीज़ एंड एंथ्रेक्स में हम इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में रॉबर्ट कोच। ठीक है, रॉबर्ट कोच है, तो इनका हम लोग याद रखेंगे रॉबर्ट कोच को। वैक्सीन फॉर टीबी, ट्यूबरक्लोसिस एक डिजीज़ होती है, वो जो है वो किसने डिस्कवर की थी, रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है फ्लेमिंग, पूरा नाम है इनका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को याद किया जाता है, पेनिसिलिन नाम की दवाई बनाई थी इन्होंने। ठीक है, पेनिसिलिन जो है वो एक मेडिसिन है जिसको डिस्कवर किया था आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आपको बताना है इन ऑप्शंस में से कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो देखिए जो प्लास्टिक है आपके पास में वो टू टाइप्स का होता है। एक आपके पास में है थर्मोसेटिंग, दूसरा है आपके पास में थर्मोप्लास्टिक। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, जैसे ही आप इसको हीट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, जब आप इसको हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो इसकी शेप के अंदर कुछ चेंज आएगा, और जो शेप के अंदर चेंज आता है वो कैसा होगा, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ कि जो इसके अंदर वापस आप इसको शेप को चेंज नहीं कर सकते, ये काफ़ी हीट देने के बाद ये काफ़ी हार्ड हो जाती है। ठीक है, आप जैसे हीट प्रोवाइड करेंगे ये हार्ड हो जाता है। और जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, बेसिकली जब आप इनको हीट देंगे तो ये बहुत जल्दी हीट से इनके अंदर क्या रहेगा, डिफॉर्मेशन आ जाता है, डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में
इनको बहुत इजीली आप बेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, बेंड कर सकते हैं आप काफ़ी इजीली। एग्जाम्पल्स हम लोग इनके याद रखेंगे कौन कौन से, तो देखिए थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हैं दो चीज़ें, एक है आपके पास में बेकेलाइट और दूसरा है आपके पास में मेलामाइन। आपने देखा होगा कभी, आप जब मेले में जाते हैं या कहीं ऐसी जगह पे, वो एक प्लास्टिक लेके और उस प्लास्टिक से मार के दिखाते हैं, प्लास्टिक की क्रॉकरी आती है और बोलते हैं कि ये आपके पास में ये जो है इंस्ट्रूमेंट, ये जो आपके पास क्रॉकरी की प्लेट्स वगैरह हैं, कप वगैरह, ये कभी भी नहीं टूटेंगे। तो वो कौन सी तरीके की प्लास्टिक से बने होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। अब थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो इसके अंदर एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं पीवीसी, पॉलीथीन, ठीक है। तो आपसे किसका एग्जाम्पल पूछा गया? थर्मोसेटिंग का। तो देखिए पीवीसी आपका थर्मोप्लास्टिक है, बेकेलाइट आपके पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नायलॉन है ये एक क्या है? नायलॉन और रबर जो है ये इनसे अलग कैटेगरी में आते हैं, ये आपके पॉलीमर्स हैं बेसिकली, ठीक है। जो नायलॉन का यूज़ होता है वो कपड़ों के अंदर यूज़ किया जाता है, इसके आपके पास में रस्सियाँ वगैरह बनती है, पैराशूट वगैरह। रबर जो है वो भी आपके पास में एक पॉलीमर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विगरसली विद कोल्ड वाटर। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ठंडे पानी के साथ भी बहुत जल्दी से रिएक्शन कर देता है। तो दोस्तों सोडियम जो है, सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि अगर आप उसको ओपन एयर के अंदर भी छोड़ देते हैं तो इट इमीडिएटली कैचेस फायर, ठीक है। इमीडिएटली इसके अंदर क्या रह जाता है? ये फायर को कैच कर लेता है, ठीक है। और इसके साथ में एक और चीज़ आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको हम लोग कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। तो बेसिकली उसका आंसर भी आपके पास में सेम हो जाएगा, सोडियम, क्योंकि सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव और अगर हम उसको पानी में रखेंगे तो वो पानी के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। ये तो हुई मेटल्स की बात। इसके अंदर एक नॉन मेटल भी होता है जो है आपके पास में फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस बीइंग अ नॉन मेटल, फॉस्फोरस आपके पास में क्या है? नॉन मेटल है, स्टिल इट इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको बाहर रखते हैं तो ये भी इमीडिएटली फायर कैच कर लेता है, ठीक है। तो फॉस्फोरस इज ओनली नॉन मेटल विच पजेस हाई रिएक्टिव पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास में कि कॉपर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए। तो देखिए कॉपर जैसा कि आप लोग जानते हैं एक मेटल है और ये बहुत अच्छा कंडक्टर है। इवन सारे ही मेटल्स जो होते हैं वो जनरली गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक कंडक्टिविटी का अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है आपके पास में सिल्वर की, देन आपके पास में कॉपर का नंबर आता है, ठीक है। तो देखिए सिल्वर के वायर लगाना पॉसिबल नहीं है तो इन जनरल क्या किया जाता है, कॉपर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम? नॉट है, देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, हो सकता है आपको सीधा पूछ ले कि पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, हो सकता है आपसे क्या करे वो इनडायरेक्टली पूछे। इसमें आपको क्या दिया गया, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो पेट्रोलियम का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, यानी कि जिससे आपको पेट्रोलियम का पार्ट नहीं है, बेसिकली आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पैराफिन मोम जो है, पैराफिन वैक्स, वो निकलता है पेट्रोलियम से। कोक ये भी पेट्रोलियम, पेट्रोल वो निकलता ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या क्या मिलता है हमें, डीजल मिलता है,
ठीक है। डीजल हो गया आपके पास। आपके पास नैप्थलीन बॉल्स हो गई। काफ़ी सारे ऐसे मटेरियल हैं जो हमें किससे मिलते हैं, पेट्रोलियम से मिलते हैं। एक पेट्रोलियम के साथ में आप नाम याद रखोगे। पेट्रोलियम हमें किससे मिलता है, क्रूड ऑयल से मिलता है, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, एक नाम दिया जाता है ब्लैक गोल्ड। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, मार्क कर लीजिएगा इसको। पेट्रोलियम जो कि क्रूड ऑयल से मिलता है और इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ठीक है। ये गोल्ड के जितना एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट बात की जा रही है आपके पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, अगेन नॉट से क्वेश्चन पूछा गया है, नेचुरल रिसोर्स नहीं है। तो देखिए नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हमें नेचर से प्रोवाइड होते हैं, जो हमारे सराउंडिंग में है। तो देखिए वाटर जो है वो नेचुरल रिसोर्स है, सॉयल आपके पास में नेचुरल रिसोर्स है, मिनरल्स, मिनरल्स भी क्या करते हैं, आपको कहाँ से मिलते हैं, माइन से मिलते हैं, अर्थ से मिलते हैं, रेयन, नो इट्स नॉट। तो नेचुरल रिसोर्स कौन सा नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास में डी, दैट इज रेयन। जो रेयन है ये कौन सा रिसोर्स का एग्जाम्पल है, ये आपका मैन मेड रिसोर्सेज है। कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं जो ह्यूमन बीइंग बनाता है। बेसिकली रेयन जो है फैब्रिक की तरह यूज़ किया जाता है और ह्यूमन बीइंग इसको बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखिए अब ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल, एक ऐसा थिक लिक्विड बताना है जिसकी स्मेल जो है वो कैसी है, अनप्लीजेंट है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में बी, दैट इज कोल tar, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीशीज इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट इज, ये मिसिंग हो गया इसके अंदर। आपको ऐसा बताना है कि ऐसी कौन सी स्पीशीज होती हैं जो एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे मिलती है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपके पास में ए, दैट इज एंडेमिक, स्थानिक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पोलर बियर्स हैं, पोलर बियर आप लोग जानते हैं, जो पोलर बियर होते हैं वो कहाँ रहते हैं जनरली, पोलर बियर जनरली ऐसे एरिया के अंदर रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या रहता है, स्नो रहती है, ठीक है। तो एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती है जो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर रहती है। नेक्स्ट इसके पास में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नेक्स्ट है आपके पास में एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। कौन सी स्पीशीज़, तो देखिए सबसे पहले तो चीज़ एक याद रखिए, IUCN नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये क्या करता है, एक बुक के ज़रिए ये डेटा आपको देता है। उस बुक का नाम है आपके पास में रेड डेटा बुक, ठीक है। इसके अंदर क्या किया गया है, रेड डेटा बुक के अंदर स्पीशीज़ का क्लासिफिकेशन किया गया है, वेदर इट इज़ प्लांट्स और इट इज़ एनिमल्स, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। उसके अंदर एक कैटेगरी है आपके पास में एंडेमिक, एक ऑप्शन, एक कैटेगरी आती है आपके पास में एक्सटिंक्ट एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो पहले एग्जिस्ट करते थे लेकिन अभी एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल डोडो, एग्जाम्पल इसका याद रख सकते हैं, डोडो, डायनासोर, ये क्या ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये पहले थे लेकिन अब इनके जो प्रेजेंस है वो धीरे धीरे कम हो गई, ठीक है। एक कैटेगरी है आपके पास में क्रिटिकली एंडेंजर्ड, देखिए नाम से ही काफ़ी डर लग रहा है, कभी हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन है यानी कि काफ़ी मुश्किल। तो देखिए क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज होती हैं जो आने वाले 5 ईयर्स, मैक्सिमम 5 ईयर्स के अंदर वो जो भी स्पीशीज़ हैं वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट है, मैक्सिमम इतना है कि आपके पास में क्या रहेगा, अगर हम उनको प्रोटेक्ट करके ना रखें तो वो भी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट एनिमल की कैटेगरीज में आ जाएंगे। इसके अंदर भी एक्सटिंक्ट एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद में एक स्पीशीज का टाइप होता है आपके पास में एंडेंजर्ड, ठीक है।
तो देखिए अगर अपन ने एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का ध्यान नहीं रखा तो वो किस में चली जाएंगी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अंदर चली जाएंगी। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या हो गया, जो आपके पास में एग्जिस्ट ही अभी एट प्रेजेंट नहीं करती, और जैसे ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड हुआ कोई भी कैटेगरी तो उसको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि वो एक्सटिंक्ट एनिमल की कैटेगरीज में आने लग जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ क्लियरिंग लार्ज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। देखिए क्या किया जाता है, क्रॉप्स को खेती करने के लिए क्या किया जाता है, बहुत काफ़ी बड़ा जो जंगल है वो जंगल के जंगल काट दिए जाते हैं। वो कौन सा ऐसा जो फैक्टर है वो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है, आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है। ठीक है, तो देखिए सॉइल इरोजन, यानी कि सॉइल इरोजन का प्रोसेस क्या रहता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो टॉप लेयर है सॉइल की, ये इट्स ए, ठीक है, जो टॉप लेयर है वो क्या करती है, जो रिमूव होने लग जाती है। ठीक है, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल, क्या कहलाता है आपके पास में, सॉइल इरोजन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जो पत्तियों का हरा रंग होता है बेसिकली वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से, और क्लोरोफिल की हेल्प से वो क्या करता है, आपका फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके लिए क्लोरोफिल का होना प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन सेल्स ऑफ, ऐसा कौन सा इसमें से जो प्लांट में भी है, एनिमल्स में भी है और बैक्टीरियाज में भी है। तो देखिए प्लांट्स और एनिमल्स, सबसे पहले बात करते हैं राइबोसोम्स की। ये देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर कन्फ्यूजन है, बाकी बेसिकली इसको अगर राइबोसोम मान के करते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, या क्लोरोप्लास्ट, बोथ जो है वो क्या होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया के अंदर नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास में न्यूक्लियस। तो देखिए न्यूक्लियस जो है वो क्या रहता है, कुछ ऑर्गेनिज्म, यानी कि देखिए यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दो अलग अलग कैटेगरीज हैं एनिमल्स की, सॉरी सेल्स की, जिसके अंदर क्या है आपके पास में, जो बैक्टीरियाज रहते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा फिर, ये बैक्टीरिया के अंदर नहीं है। यूकैरियोट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या रहता है, बेसिकली जो न्यूक्लियस है वो कैसा रहेगा आपके पास में, ट्रू जो यूकैरियोट्स होते हैं इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस सेल के अंदर रहेगा उसके अंदर क्या रहता है, जो एक मेम्ब्रेन के अंदर पैक्ड होता है खुद। ठीक है, जैसे मान लो ये एक वॉल है, एक पैक है जिसके अंदर आपका न्यूक्लियस डिफाइंड है। ठीक है, तो जितने भी ह्यूमन बींग्स है वो सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं, और प्रोकैरियोट्स ऐसे होते हैं जिनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो क्या है, एब्सेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास में सेल मेम्ब्रेन। यस, सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, सेल की जो आउटर कवरिंग रहती है, तो वो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो या कुछ भी हो, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन तो ज़रूर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हैन इज, ठीक है, आपसे पूछा गया है कि हैन जो है, और उसके बाद में आपको ऑप्शंस दे दिए गए हैं। तो देखिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन का प्रोसेस जो है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर आउटसाइड द ह्यूमन फीमेल्स होता है। फॉर एग्जांपल जो एनिमल्स रहते हैं, वाटर एनिमल्स रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उनके अंदर मेनली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है,
और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, फीमेल, चाहे वो आपके पास में काऊ हो, चाहे वो आपके पास ह्यूमन फीमेल हो, चाहे आपके पास में हैन हो, तो ये सारी के सारे क्या है, इसके इनकी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और दो बाकी के जो ऑप्शंस है वीवी पेरस एंड ओवी पेरिस, ये बेसिकली यंग वंस को किस तरीके से यंग वंस जो है वो आपके पास में देखिए यंग वंस के बेसिस पे, यानी कि बर्थ ऑफ यंग वंस के बेसिस पे बेसिकली मैं लिखूंगी इस चीज को। तो देखिए दो कैटेगरी है, वीवी पेरिस और ओवी पेरिस। ओवी पेरिस वो होते हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है। जितने भी आपके पास में बर्ड्स हो गए, वो आपके क्या हैं, ओवी पेरिस। वीवी पेरिस जो यंग वंस को जन्म देते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो गए, ये ह्यूमन लिखा है बच्चों, ठीक है, चाहे वो ह्यूमंस हो गए, चाहे वो आपके दूसरे एनिमल्स हो गए, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, तो वो सारे के सारे क्या हैं, वीवी पेरिस हैं, ठीक है। तो देखिए इसके पास में ये एम्बिगुअस क्वेश्चन है, दो ऑप्शन है इसके करेक्ट है, एक तो है ओवी पेरिस होती है यानी कि अंडे देती है, और दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। इन अमीबा रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। अमीबा के अंदर कौन से मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, देखिए अमीबा जो है वो यूनिवर्सल मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर आपके पास में है, और इसके अंदर असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिसके अंदर क्या रहता है, सिंगल पेरेंट भी रिप्रोडक्शन कर सकता है। और उसकी कैटेगरी आपके पास में बाइनरी फिशन क्या रहता है, एक अमीबा है, उसके पहले क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है एक अमीबा का, वो धीरे धीरे स्ट्रेच होने लगेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, पूरा फुल्ली डेवलप इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो ये जो मेथड है वो क्या कहलाता है, बाइनरी फिजन कहलाता है, ठीक है। इससे एक अमीबा से फिर कितने अमीबा बन गए, दो अमीबा बन गए। जो आपका मदर था वन, उसने कितने को प्रोड्यूस कर दिया, टू को प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो अमीबा के अंदर कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, बाइनरी फिजन, यानी कि असेक्सुअल, बाइनरी फिजन के साथ असेक्सुअल भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ डैश इन द टैडपोल्स, यानी कि जो आपके टैडपोल क्या होते हैं, जो फ्रॉग्स के यंग वंस होते हैं उनको टैडपोल कहा जाता है, लीड्स टू देयर इनकम्प्लीट डेवलपमेंट। तो देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, वो अगर उनके अंदर कम हो जाता है तो क्या होता है कि उनका पूरा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो इसका आंसर याद रखेंगे हम लोग, टैडपोल्स के साथ में रिलेटेड थायरॉक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, इट्स ऑनसेट SET, ठीक है, यानी कि जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी के अंदर मेल्स के अंदर क्या चेंज आता है, तो इसमें कौन सा हार्मोन सिक्रीट होने लगता है, इसका आंसर है आपके पास में टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। बाकी ये सारे के सारे आपके पास में हार्मोन्स हैं, अलग अलग हार्मोन का नाम है, इनसे एक ग्लैंड एसोसिएटेड है। तो देखिए जैसे थायरॉक्सिन है तो उससे कौन सी गैस ग्लैंड एसोसिएटेड है, थायराइड, ठीक है। आपके पास में एड्रिनलिन है, ये आपके कहाँ रहता है, किडनी के साथ में, ठीक है। इंसुलिन है, ये आपका किसके साथ रहता है, पैनक्रियास के साथ में। इस तरीके से क्या है कि सारे के सारे जो हार्मोन्स है किसी ना किसी ऑर्गन से कनेक्टेड है या फिर किसी ग्लैंड से एसोसिएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अ गैस फिल्ड विद बलून, एक किसी भी गैस के बलून के अंदर गैस भरी गई है और वो ऊपर क्यों चला जाता है, पहला ऑप्शन है ग्रेविटी फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन द बलून, क्या बलून के ऊपर ग्रेविटी फोर्स काम नहीं करेगा, देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है जो उसको रोक ले, अपवर्ड फोर्स ऑन द मोशन बलून इज मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, यस दिस इज द करेक्ट वन। जो देखिए अगर आपके पास में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम होगी तब वो क्या होगा,
अपोजिट नेचर शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम स्पेस में जाते हैं तो आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो उड़ते रहते हैं, बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, ज़ीरो ग्रेविटी हो जाती है। और जब भी कोई बलून ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके अंदर क्या रीज़न रहेगा फिर, कि जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टू थर्माकोल्स बोल, ठीक है, दो थर्माकोल की बॉल्स हैं जिनको पास पास में रखा गया, लेकिन वो एक दूसरे से दूर जाती हैं। ये किस फोर्स की वजह से होता है? तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स तो इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसकी बॉल है, थर्माकोल की, तो कोई रिलेशन नहीं है, एलिमिनेट कीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है और फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकता है। बाकी इसका करेक्ट आंसर होगा आपके पास में बी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है बेसिकली अगर आपका मोशन जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो वो किस कौन से फोर्स की वजह से जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वियरिंग ऑफ द कार्टिलेज इन द बॉडी, ठीक है, वियरिंग होगा ये, कार्टिलेज के अंदर जो होती है वियरिंग, वो क्या करती है, देखिए फ्रिक्शनल फोर्स को वो इंक्रीज कर देती है। क्रिकेट बैट का जो हैंडल रहता है, ठीक है, उसके ऊपर एक ग्रिप चढ़ाते हैं आप लोग, ब्लैक कलर की, मल्टी कलर की। वो ग्रिप क्यों चढ़ाई जाती है, ताकि अगर जो बैट्समैन है उसने पकड़ रखा है, उसको होल्ड कर रखा है, तो उसको स्पेस मिल जाए। तो देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसका फिर करेक्ट आंसर, टू इंक्रीज स्पीड, दैट इज सॉरी टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ठीक है। जब फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो आपके पास में वो चीज़ ज़्यादा देर तक होल्ड करके आप रख पाएंगे। नेक्स्ट, इफ़ वी इंक्रीज द वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द टाइम पीरियड विल बी, देखिए आपने क्या किया कि वाइब्रेशन को इंक्रीज किया, और वाइब्रेशन को आपको किससे याद रखना है, वाइब्रेशन इज रिलेटेड विद फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के अंदर रिलेशन क्या है, एफ इज इक्वल्स टू 1/t, ठीक है, इनवर्स रिलेशन है। देखिए अगर टाइम बढ़ेगा किसी भी चीज़ के अंदर तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो मान लो आपको क्या कह रहा है कि इंक्रीज की गई है वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट था, अब जैसे ही वो रुका तो क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है आपके पास में वो आपके क्या है, इनवर्स रिलेशन शो करते हैं कि अगर मान लो आपके पास में टाइम पीरियड आपका इंक्रीज हो रहा है तो उसी प्रपोर्शन में आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होगी। तो आपको क्या पूछा गया है कि इंक्रीज हो रहा है, मान लो फ्रीक्वेंसी के अंदर, वाइब्रेशन इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज हो रहा है तो जो टाइम पीरियड है वो सेम प्रपोर्शन के अंदर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासाउंड को आपसे पूछा गया है कौन सी रेंज होती है, 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। ह्यूमन ईयर्स के लिए कौन सी ऑडिबल रेंज है, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। इसका जो बी ऑप्शन है बेसिकली ये क्या है, ऑडिबल रेंज है, यानी कि अगर ये कोई साउंड होगी तो हम उसको सुन पाएंगे, ठीक है। जो लेस देन 100 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज होती है उसको बोला जाता है इंफ्रासोनिक, क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक। जो 20,000 से अबव होती है उसको बोला जाता है अल्ट्रा साउंड या फिर अल्ट्रासोनिक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन इज पेंटेड, देखिए घरों के अंदर आपके पास में कूलर होते हैं या कोई भी जो लोहे का आइटम है उसको पेंट किया जाता है, क्योंकि जैसे ही आप उसको ओपन एयर में रख देंगे तो ह्यूमिडिटी की वजह से उसके अंदर कोरोजन होने लगता है। तो आपका क्या है, उसको कोरोजन से बचाने के लिए, इलेक्ट्रिक नहीं है इस ऑप्शन में, ठीक है, सेव इट फ्रॉम कोरोजन, ठीक है। नेक्स्ट, जो जंग लगने से बचने के लिए, ठीक है,
आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं है, बेसिकली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए टैप वाटर, यस, क्योंकि टैप वाटर के अंदर बहुत सारे क्या रहते हैं, आयंस रहते हैं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का मूव हो जाएगा। सिरका, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसिड, तो ये डेफिनेटली इंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। लेमन जूस, यस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास में क्या हो जाएगा, बी, दैट इज वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल जो है वो कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थक्वेक कैन कॉज। ठीक है, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, तो भूकंप की वजह से क्या क्या हो सकता है, इसका आंसर है आपके पास में ए, सुनामी। देखिए ओशन के अंदर जो वेव्स आती है, फ्लड यानी कि बाढ़, और लैंडस्लाइड तो होता ही है, यानी कि जब ज़मीन है अपनी जगह से खिसक जाती है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू रब द बैक ऑफ अ प्लास्टिक पेन इन योर हेयर एंड ब्रिंग इट नियर अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। कभी आपने देखा है स्केल से आप क्या करते हैं, या किसी भी चीज़ से आप एकदम अपने सर के अंदर रगड़िए और उसके पास में छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लेके जाइए, उसके अंदर एक फोर्स जनरेट होता है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या होता है आपके पास में, वो जो कागज़ के टुकड़ा है वो स्केल की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या होता है, देखिए प्लेन मिरर के अंदर, ये प्लेन मिरर है, इसमें इमेज बनने के कुछ केसेस होता है। ठीक है, किस तरीके की होगी, तो देखिए सबसे पहली चीज़ होती है इसके अंदर वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द ऑब्जेक्ट is 5 centimeter away from the plane mirror, the image formed by it and object will be how much distance। तो देखिए प्लेन मिरर की आप बात करते हैं हम लोग, तो प्लेन मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होती है आपकी। पहला पॉइंट है आपके पास में, जो भी प्लेन मिरर है वो आपके वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल, यानी कि वो इमेज एक्चुअली नहीं बनती, बट हमें ऐसा फील होता है कि वो कहीं जाके मिरर के बिहाइंड में बनी हुई। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जितनी दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, उतना ही दूर क्या है इसकी, इट्स इमेज, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल होता है। ठीक है, थर्ड वन इज योर, ये एक तो डिस्टेंस की बात हो गई, तीसरी बात हम लोग कर सकते हैं साइज़ की, कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही इमेज का क्या होगा, साइज़ इक्वल होगा फिर से। ठीक है, इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज बोथ आर इक्वल। एंड लास्ट वन इज योर लेटरल इन्वर्जन शो करता है, यानी कि जो आपका लेफ्ट पोर्शन होता है वो मिरर के अंदर राइट अपीयर होता है एंड वाइस वर्सा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई एक प्लेन मिरर है, उससे कोई ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 मीटर। मान लो कोई ऑब्जेक्ट थी इस तरीके से, वो 5 सेंटीमीटर अवे थी। ठीक है, तो जो ये वाला रिलेशन है, इससे इसकी इमेज कितनी दूरी पे बनेगी मिरर से, इस पॉइंट से भी वो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ पे उसकी एक इमेज बनेगी। ठीक है, ये मिरर है आपका, तो इसने पूछा है कि आपको ओवरऑल डिस्टेंस बतानी है, कितनी है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी, 5 + 5 दैट इज 10। तो जो सी ऑप्शन है आपका वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास में क्या आ जाएगा, सी, दैट इज 10 सेंटीमीटर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, a ray of light can reflected dash times by 2 plane mirror placed parallel and facing each other। देखिए क्या किया गया है, 2 मिरर रखे हैं इस तरीके से और उनको पैरेलल रखा है, यानी कि उनके बीच में जो एंगल है बेसिकली वो कितना है, 0। कोई भी 2 लाइन्स अगर पैरेलल होती हैं तो आपके पास में एंगल कितना होता है उन दोनों के बीच में, 0। अब उसने कहा कि एक रे है लाइट की,
आई रे। अब आपसे पूछा गया कितनी बार रिफ्लेक्ट हुई, तो ये क्या रहता है, इस तरीके से इसके अंदर मोशन होता ही रहता है। पहले एक मिरर से जाके दूसरे मिरर पे जाएगी, इस तरीके से ये मूव करती जाएगी। तो इसका आंसर जब ये दोनों पैरेलल होंगे, ईच अदर टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत बार वो जो रेखा है वो परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लैनेट वीनस। देखिए प्लैनेट वीनस को क्या कहा जाता है, तो ध्रुव तारा, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ध्रुव तारा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। स्टार सीरियस, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, आपके पास में ब्राइटेस्ट स्टार है जो सन से पहले, यानी कि अर्थ के सबसे पास कौन सा स्टार है, जुपिटर, दूसरा प्लैनेट है। तो इसको हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से रिमूव कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉर्निंग स्टार। इवन जो वीनस है उसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोथ कहा जाता है। अ स्टार इज 15 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, एक तारा है जो अर्थ से कितना दूर है, 15 लाइट ईयर्स। तो पूछा गया आपसे कि लाइट एमिटेड बाय इट टुडे, या उसने उस स्टार ने कोई लाइट एमिट की, वो आपको कितने टाइम बाद दिखाई देगी। तो देखो ये जो लाइट ईयर है ये बेसिकली हायर डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा दूरी पे अगर कोई चीज़ है जो भी सोलर सिस्टम के अंदर, तो उनको लाइट ईयर से कैलकुलेट करें, और जितने लाइट ईयर अवे होगी उतना ही टाइम लगेगा उसको। तो ये हमें 15 ईयर्स के बाद दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्री प्लांटेशन मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त एवरी ईयर इज नोन एज। ठीक है, क्या होता है आपके पास में हर महीने, हर जुलाई अगस्त के टाइम में क्या रहता है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ये वन महोत्सव फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट स्टार्ट करता है। ठीक है, एवरी ईयर। इवन जो 1 to 7 जुलाई रहता है उसके अंदर आपके बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाता है। तो वन महोत्सव विल बी इट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एसिड रेन जो होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। देखिए एसिड रेन जो है के पास में मार्बल कैंसर भी बोला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी मार्बल की सरफेसेस रहती हैं उनके अंदर येलोनेस आने लगती है। और एसिड रेन बेसिकली होता क्या है, जब आपके पास में बहुत ज़्यादा गैसेस, हार्मफुल गैसेस एनवायरनमेंट में इकट्ठा हो जाती है आपके एटमॉस्फेयर में, तो जब जो रेन होती है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से मार्बल जो है वो डिटोरिएट होता है। और जो ताजमहल है उसके कलर में रिसेंटली चेंज इसी की वजह से आ रहा है, येलोनेस आने लगी है उसके अंदर। और रेस्पॉन्सिबल गैसेस में देखिए उसके अंदर सल्फर और नाइट्रस ऑक्साइड्स रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा NO2, कहीं ऐसा ऑप्शन भी हो NO2 एंड SO2, तो ये ऑप्शन जो है वो मोर करेक्ट होगा। ठीक है, अभी इसमें सिर्फ एक ही चीज़ की बात की गई है, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा बी, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ऑल द सिंथेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, सिंथेटिक सब्सटेंसेस इनमें से किस किस के अंदर हैं, कौन से ग्रुप के अंदर। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में नायलॉन, टेरिलिन। सिंथेटिक का मतलब क्या हुआ, जो बेसिकली ह्यूमन बींग्स जिसको बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए वूल है इसके अंदर, वो हमें शीप से मिलती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद में इसके अंदर भी है वूल, ये भी हट जाएगा। कॉटन है, ये हमें प्लांट से मिलती है, तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारे पास, सी, दैट इज PVC, पॉलीथीन, बेकेलाइट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।